Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Study Science at Home. I hope you all are fit and fine. Today we will understand the typical properties of liquids, that is evaporation. First one is evaporation. evaporation क्या है? evaporation का मतलब है किसी भी लिक्विड का गैसेस फेस में चेंज होना। यानी कि अगर हम जनरल एग्जांपल लें तो वाटर का वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना, गैसेस फॉर्म में चेंज होना, दैट इज़ एवापोरेशन। एवापोरेशन और बॉइलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। मतलब एवापोरेशन जो है ये रूम टेम्परेचर पे भी होती है, लेकिन अगर हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से स्टीम बनती है और वेपर्स बनते हैं। तो एवापोरेशन क्या है? किसी भी लिक्विड का गैसेस फॉर्म में चेंज होना या वेपर्स की फॉर्म में चेंज होना, दैट इज़ एवापोरेशन। अब एवापोरेशन और कंडेंसेशन ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। यानी जब वेपर्स बन जाते हैं तो जब वो ठंडे होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में दोबारा से चेंज हो जाते हैं। एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मीन के इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपको यहाँ से वाटर से ही अंडरस्टैंड करवाऊँ तो ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है, इसको हमने गैस की फॉर्म में चेंज करना है तो हमें 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है। यानी एक मोल वाटर को लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें 40.7 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। अब ये क्या है एवापोरेशन? इसके लिए हीट जो है उसकी ज़रूरत होती है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन जो कंडेंसेशन है उसमें क्या होगा? ये एवापोरेशन का रिवर्स होगा। अगर जो वेपर्स बन जाते हैं जब वो कूल डाउन होंगे तो वो दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। इसकी जनरल एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं? जब अगर वाटर जो है किसी भी गर्म चीज़ में हो, जैसे चाय वगैरह, तो अगर आप उसके ऊपर एक कैप दे देते हैं तो उस कैप को अगर थोड़ी देर बाद उठा के देखें तो आपने देखा होगा कि अंदर हमें पानी जो है वो दिखाई दे रहा होता है। तो वो क्या है? वो वही वाला वाटर होता है जो कि वेपर से कंडेंस हो के लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। यहाँ पे हमने वाटर की एग्जांपल से जो है वो देखा कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मीन के इसको एनर्जी रिक्वायर होती है। अब फर्दर हमने जो है एवापोरेशन और इस पर जो डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, और कुछ इससे रिलेटेड जो है छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करने और उनके आंसर्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि क्या जब एवापोरेशन होती है तो सारे का सारा वाटर एक ही दफ़ा में एवापोरेट हो जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो एवापोरेट होते हैं। यानी कि अब सारे के सारा जो लिक्विड है उसमें जो भी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबके पास एनर्जी तो होगी, वो रैंडम मोशन की फॉर्म में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जो वाटर जो लिक्विड होते हैं इनकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, मीन इनके पास एनर्जी तो है। लेकिन अब क्या है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एकदम से जो है गैसेस फॉर्म में चेंज नहीं हो जाते, बल्कि वो मॉलिक्यूल जो है वो गैसेस फॉर्म में चेंज होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी जब उनके पास ज़्यादा होगी तो वो इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स है उसको ओवरकम कर लेंगे और वो एवापोरेट हो जाएंगे। तो जो एवापोरेशन का प्रोसेस है उसमें वही वाले मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होते हैं जिनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। सेकेंड क्वेश्चन जो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एवापोरेशन जो है वो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये है कि ये हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे समर में है, हम बाथ लेने के बाद निकलते हैं तो फ़ौरन से हमारी बॉडी के ऊपर से जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो एवापोरेट हो जाते हैं। या हम जो कपड़े धोके जो है वो सुखाते हैं, बाहर जब फैलाते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद ही सनलाइट की हीट की वजह से जो है वो फ़ौरन जो है वो ड्राई हो जाते हैं, यानी वाटर वहाँ से एवापोरेट हो जाता है। या बारिश के बाद अगर कहीं भी पानी जो है वो जमा हुआ है या जो ज़मीन गीली है तो वो थोड़ी देर के बाद वो ड्राई हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता है। तो एवापोरेशन क्या है? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन जो है एवापोरेशन की जो स्पीड है वो अफेक्ट होगी टेम्परेचर से। यानी कि अगर हम विंटर की बात करें तो उसमें एवापोरेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। उसमें आपने देखा होगा कि चीज़ें ज़रा आहिस्ता आराम से सूखती हैं, वो टाइम लेती हैं, क्योंकि उसमें सनलाइट जो है उतनी प्रेजेंट नहीं होती, उतनी इंटेंस नहीं होती जितनी कि समर में होती है। तो समर में क्योंकि हीट भी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से जो एवापोरेशन का प्रोसेस है वो जल्दी होता है, ज़्यादा क्विक होता है और
जल्दी चीज़ें जो हैं वो ड्राई आउट हो जाती हैं समर में। अब नेक्स्ट जो बात हमें अंडरस्टैंड करनी है दैट इज़ इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब हम बात लेने के बाद आते हैं तो जब पानी इवेपोरेट होता है तो हमें थोड़ी सी ठंडक का भी एहसास होता है जब हम फ़ैन के नीचे आ जाते हैं। तो क्या होता है कि इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस किस तरह से है कि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो इवेपोरेट होती हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है, तो वो जिन मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो बाकी जो सिस्टम होता है उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो डाउन हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें जो है वो कूलिंग का एहसास होता है। जैसे समर में मोस्टली जो है बाहर ओपन स्पेसिस पे लॉन वगैरह में हम पानी भी स्प्रिंकल करते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा का एहसास हो। उसकी वजह भी यही है कि जब पानी हम छिड़काव करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद जब वो इवेपोरेट होता है तो टेम्परेचर जो है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज़ कर लेते हैं उस हीट को, इस एनर्जी को, और बाकी जो है वो फिर हमें प्लेस जो है वो थोड़ी सी उसका टेम्परेचर हमें लो महसूस होता है। तो इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस भी है। यहाँ पे 3 हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया है कि मॉलिक्यूल्स कौन से इवेपोरेट होते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या था कि इवेपोरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हर टेम्परेचर पे होता है, लेकिन समर में ज़रा जल्दी होगा और विंटर में इट विल टेक टाइम। एंड नेक्स्ट वन इज़ इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है। किस तरह से कूलिंग प्रोसेस है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे वो हीट को यूटिलाइज़ कर लेंगे और बाकी सिस्टम की जो हीट लेवल है या एनर्जी है वो लो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से कूलिंग महसूस होती है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो एक कूलिंग प्रोसेस है। अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इस एवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, यानी एवेपोरेशन जो है वो जल्दी होगी या देर से होगी, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एवेपोरेशन को। फर्स्ट वन इज़ सरफेस एरिया, सेकेंड वन इज़ टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज़ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब रेट ऑफ एवेपोरेशन जिन डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ सरफेस एरिया। एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, यानी जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन होती है। ये आपने देखा होगा कि अगर ओपन प्लेस पे कोई भी पानी जो है वो प्रेजेंट है तो डायरेक्टली सनलाइट पड़ने से वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन अगर एरिया कम हो तो इवेपोरेशन जो है वो स्लो होती है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही इवेपोरेशन जो है वो तेज़ी से होगी। अब इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब हमें जो चाय है उसको जल्दी से ठंडा करना हो तो हम जो है उसको सॉसर में जो है वो डाल के तो फिर उसको ठंडा करते हैं ताकि जल्दी से कूल डाउन हो जाए, उसमें उसकी जो हीट लेवल है वो कम हो जाता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से इवेपोरेशन जो है वो जल्दी होती है। नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट है? ये अंडरस्टूड बात है कि जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी ही इवेपोरेशन जो है वो जल्दी से होगी। क्यों इवेपोरेशन जल्दी होगी? क्योंकि जितना टेम्परेचर हाई होगा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनके पास ज़्यादा हो जाएगी, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर जाएंगे और जल्दी से जो है वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो अगर हम 2 डिफरेंट जो कंटेनर हैं वो एक में गर्म पानी रखें और एक में ठंडा पानी रखें तो आपने देखा होगा कि जो हीट किया हुआ पानी है, गर्म पानी है, वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है बनिस्बत ठंडे पानी के। तो टेम्परेचर हाई होने से जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी ज़्यादा होता है। थर्ड जो फैक्टर है दैट अफेक्ट इवेपोरेशन दैट इज़ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो किस तरह से अफेक्ट करेंगी? अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इवेपोरेट करने में डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ेगी। तो इवेपोरेशन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए फिर हमें जो है वो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो भी किस तरह से इफेक्ट करती है कि डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नेचर के, तो उनका भी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिफरेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें वाटर की और अल्कोहल की, तो वाटर जो है उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है अल्कोहल की निस्बत। तो वाटर जो है वो इवेपोरेट देर से करेगा, लेकिन अल्कोहल का जो इवेपोरेशन का रेट है वो जो है वो जल्दी होगा। अब ये 3 डिफरेंट फैक्टर्स थे इवेपोरेशन के जो कि हमने वन बाय वन अंडरस्टैंड किए।
फर्स्ट जो था वो सरफेस एरिया डायरेक्टली अफेक्ट करता है एवापोरेशन को। मीन के जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही एवापोरेशन भी जो है वो जल्दी होगी। टेम्परेचर भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है, यानी हाई टेम्परेचर होगा तो एवापोरेशन भी जल्दी होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उसका इन्वर्स रिलेशन है एवापोरेशन से। मीन कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो एवापोरेशन जो है वो देर से होगी, यानी वो टाइम लेगी। तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करने के लिए डेफिनेटली हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनका एवापोरेशन का जो रेट है वो डिफरेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जल्दी एवापोरेट हो जाती हैं लाइक अल्कोहल, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है तो वो देर से एवापोरेट होते हैं। आज के लेक्चर में हमने एवापोरेशन क्या होता है, फिर डिफरेंट शॉर्ट 3 क्वेश्चन से उनको 1 बाय 1 अंडरस्टैंड किया, और फिर हमने जो है डिफरेंट जो फैक्टर्स जिन पे एवापोरेशन डिपेंड करता है उनको 1 बाय 1 अंडरस्टैंड किया। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए वो भी आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और जो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल, और फर्दर ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं ये आपको समटाइम लॉन्ग जो है वो आता है कि आप एवापोरेशन क्या होता है और कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द एवापोरेशन। तो आपने इन फैक्टर्स को 1 बाय 1 इन डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन में जो है इसको डिस्कस करना होता है। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से एवापोरेशन और जो डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एवापोरेशन को उसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।